Hey besties, how are you all? I hope you all are doing good. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and we were doing BGC 103 Block 2 Unit 1 Introduction to the Novel and this is the second part of this unit. So now let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 5 topics and we have already covered these two in our previous session. Today we will cover remaining. Types of novels. So in our previous session, we have already covered that what are novels, what are its aspects. So today we will talk about types of novels. So the first type is picaresque novels. The word picaresque is derived from the Spanish word picaro, which means a rogue. तो ये जो वर्ड है पिकारेस्क, ये एक स्पेनिश वर्ड से ड्राइव हुआ है जो कि है पिकारो, और पिकारो का मतलब होता है रोग या फिर rascal. The picaresque novel presents the story of the adventures of some man or woman who keeps on moving from place to place. तो picaresque novel में क्या होता है, एक स्टोरी बताया जाता है जो कि एक मैन और वुमेन के वो मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है, तो उसके एडवेंचर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे वो जगह से जगह इधर उधर जाते रहते हैं, दूसरे दूसरे जगहों पे नए नए जगह पे जाते रहते हैं. सो ये जो पिकारेस्क नोवेल है, इट इज अ जॉनर ऑफ प्रोज फिक्शन. वो प्रोज फिक्शन का एक जॉनर है, ठीक है. एंड इसमें जो है एक रोगिश पर्सन के बारे में दिखाया जाता है बट एज अ अपीलिंग हीरो. एंड जो पिकारेस्क नोवेल होता है उसमें हमें यूजुअली लो सोशल क्लास के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एंड दे लिव्स बाय हिज विट्स इन अ करप्ट सोसाइटी. एज वेल एज ये जो पिकारेस्क नोवेल है इसमें जो है आपको रियलिस्टिक स्टाइल देखने को मिलती है. And since the novel records the different episodes in his or her journey, the plot remains loose and episodic. तो वही है कि जो नोवेल है इसके डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं वो उसके जर्नी के, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, वो मैन हो या फिर वुमेन हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वो कोई भी हो, उसके जो एपिसोड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से एंड काफी लूजली मतलब होता है, उसका जो प्लॉट होता है ना लूजली कनेक्ट होता है, मतलब कि एक एपिसोड है तो वो अपने आप में ही आप कह सकते हो कि कुछ हद तक कंप्लीट है. Now let's talk about the another type which is Gothic novel. So the term Gothic came from the word Goths used for a Germanic tribe. तो ये जो Gothic novel है ये एक वर्ड से आया है जो कि है गॉथ्स, और ये गॉथ्स जो वर्ड है ये यूज होता था जर्मनिक ट्राइब के लिए. And the Gothic novel is a type of fiction which has supernatural elements like ghosts, haunted houses and many more. तो जो गॉथिक नोवेल क्या होता है इसमें हमें देखने को मिलता है ये एक टाइप का फिक्शन है, एक इमेजिनरी स्टोरी जिसमें कि हमें इस नोवेल में दिखाया जाता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे घोस्ट हो गया, हॉन्टेड हाउस हो गया, मतलब ये कह सकते हो हॉरर टाइप का चीज में दिखाया जाता है हमें इस नोवेल में हमें पढ़ने को मिलता है. इट इवोक्स फियर, सस्पेंस एंड अनसर्टेनिटी. तो देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी हॉरर मूवी वगैरह देखते हो तो उससे आपको एक तरह का सस्पेंस, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस टाइप का दिखाया जाता है, एक डर होता है कि अब आगे क्या होगा, कभी भी कुछ भी फियर समथिंग देखने को मिल जाता है. तो उसी तरह से नोवेल में भी वही होता है, उस नोवेल को पढ़ते हुए जो भी रीडर्स है उनके अंदर एक सस्पेंस या फिर फियर इवोक होता है. This novel became popular with Horace Walpole's Castle of Otranto, a Gothic story written in 1764. तो देखो ये जो नॉवेल है ये पॉपुलर, इस टाइप की नॉवेल पॉपुलर होना स्टार्ट हुई थी हॉरेस वर्पल्स की, ये एक उनका एक वर्क है जिस कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, और एक गॉथिक स्टोरी होती है और ये लिखी गई थी 1764 में. और इस नोवेल के बाद से जो गॉथिक नोवेल्स आगे की जो भी आई है वो पॉपुलर होना स्टार्ट हुई. एपिस्टलरी नोवेल, तो ये जो है अनदर टाइप है नोवेल का. एंड इसमें क्या होता है, लेट्स रीड. एपिस्टल मीन्स अ लेटर. तो एपिस्टल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक लेटर. And in a epistolary novel, the story advances through the exchange of letters between the main characters and other people. तो epistolary novel में क्या होता है
कि लेटर्स जो है वो मेन कैरेक्टर से दूसरे लोगों तक जाती है और इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। मतलब लेटर्स के थ्रू जो है बातचीत होती है और उसी तरह से जो हमारा जो स्टोरी है वो आगे बढ़ता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में जो है आप लोगों को आया ये फ्रैंकेनस्टीन करके नाम है। ये काफी अच्छी नोवेल है। And this type became particularly popular in the 18th century with the Samuel Richardson's Pamela. और इस टाइप का जो नोवेल है वो पॉपुलर होना कब स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में। और कैसे तो इनकी एक नोवेल आई थी सैमुअल रिचर्डसन की जिसका नेम है पैमेला और ये आई थी 1740 में। तो इस नोवेल के बाद से इस टाइप का जो भी नोवेल एपिस्टलरी नोवेल वो पॉपुलर होने लगा। और एपिस्टलरी नोवेल का हम एग्जांपल देख सकते हैं जैसे अभी मैंने एक बताया कि फ्रैंकेनस्टीन है और एक और आई थी ड्रैकुला। तो इस सब में क्या होता है कि लेटर्स के थ्रू बातें होती है और इसी तरह से स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है डेवलप होती है। सो द नेक्स्ट type is psychological novel. So the psychological novel, as the name suggests, has interest in the innermost motives and desires of a character. In it, the individual is important and the events in his or her life are seen through his or her feelings, reactions and experiences. तो साइकोलॉजिकल नोवेल में क्या होता है जैसे कि ये नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें इनरमोस्ट नोवेल के बारे में बताया जाता है। उसके डिजायर की जो भी मेन कैरेक्टर है उसके डिजायर इनरमोस्ट नोवेल्स के बारे में बात होती है यहाँ पे। इसमें जो होता है इंडिविजुअल वो जो कैरेक्टर है वो उसके साथ जो भी इवेंट हो रहे होते हैं वो सब हमें उसके फीलिंग्स के थ्रू उसके रिएक्शन के थ्रू उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें सामने हमें देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल हमारा खुद द बाइंडिंग वाइन है। और ये जब आप नोवेल पढ़ोगे जब हम आगे की सेशंस में जब वो नोवेल पढ़ेंगे तो देन ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी। Next is historical novel. Historical novel क्या है? So a historical novel takes its setting and some of its characters and events from history. Historical novel क्या होता है? ये जैसा इसका नाम है हिस्टोरिकल नोवेल तो उसमें क्या होता है जितने भी करेक्टर हो या कोई भी इवेंट हो वो हमारी हिस्ट्री से लिए गए होते हैं। सर वॉल्टर स्कॉट brought this type into prominence with his इवान्हो। तो देखो ये जो है सर वॉल्टर स्कॉट इस टाइप का जो नोवेल है वो सामने मतलब प्रोमिनेंस में लाया इन्होंने विथ हिज इवान्हो। एंड इंडियन इंग्लिश फिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मनोहर मालगांवकर की जो एक नोवेल है द प्रिंसेस द डेविल विन डेविल्स विन ये सब जो है गुड एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल नोवेल के। एंड ये सब जो है इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड थे जो भी मैंने अभी नोवेल का नाम बताया द प्रिंसेस एंड द डेविल्स विन। तो ये सब जो है ये भी जो नोवेल लिए गए हैं इसमें जो इवेंट्स है जो कैरेक्टर्स है वो सब इंडियन हिस्ट्री को पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड कैन बी टेकन अप टू शो इट्स आफ्टरमैथ एज इन मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी। तो देखो ये सब जो भी जितने भी इस टाइप के जो नोवेल है वो सामने आने लगे कब से मिडनाइट चिल्ड्रन जो है जो कि इसने सलमान रश्दी ने लिखी थी इनके बाद से। तो ये भी एक हिस्टोरिकल नोवेल है और इनके नोवेल के बाद से और भी इस तरह की नोवेल हमें देखने को मिली है। रीजनल नोवेल की बात करें तो रीजनल नोवेल क्या होता है ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में सेट होता है और ये वहाँ के सोसाइटी वहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया है जिस उस नोवेल में रीजनल नोवेल में या कोई भी जो नोवेल हो उसमें एक रीजन की बात होगी एक ज्योग्राफिकल रीजन की बात होगी और वहाँ की लाइफ वहाँ की सोसाइटी उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही उस नोवेल में हमें जानने को मिलता है। A regional novelist usually sets his novel in a specific area जैसे मैंने बताया वो एक स्पेसिफिक एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में वो अपने नोवेल के बारे में बताते हैं उस नोवेल उस पर्टिकुलर एरिया उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में वो अपने नोवेल में बताते हैं। उसी जगह से वो चीजें लाइफ हो या फिर कोई भी सोसाइटी के बारे में बात करो तो वो उसी जगह से रिलेटेड होता है। एंड जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है थॉमस हार्डीज वेसेक्स और आर के नारायण का मालगुडी। वैसे तो ये एक फिक्शनल टाउन है बट इस मालगुडी के बारे में बात करें तो वो सिर्फ मालगुडी की ही बात होती है उसके उनके नोवेल में। The rise of the indie novel in English. तो
इंडियन नोवेल का इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से राइज हुआ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस टॉपिक. द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी. एंड इन्होंने अपनी सबसे पहली नोवेल लिखी थी जिसका नेम था राजमोहन्स वाइफ, और वो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, which was serialized as wife in कलकत्ता, जो बाद में सीरियलाइज्ड हुआ वाइफ नाम से कलकत्ता में. ठीक है, तो फिर देखो इन सब चीजों को मैंने अच्छे से और भी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है फर्स्ट यूनिट में, ब्लॉक 1 के फर्स्ट यूनिट में. उसमें भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, तो आप लोग वहां पे जाओ. अगर आपने नहीं देखा है देन, अगर या फिर आपको समझ नहीं आया या फिर आपने इग्नोर कर दिया कुछ पॉइंट्स को, तो देन गो एंड जस्ट उसे आप देखो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. वहां पे मैंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में और भी कुछ बातें बताई है. ठीक है, सो लेट्स सी इसमें क्या है. The novel in the 20th century, in the early decades of the 20th century, the number of those writing in English increased rapidly. तो 20th सेंचुरी में क्या होने लगा, इंग्लिश में नॉवेल्स जो लिखने का जो भी था वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा बहुत ही जल्दी जल्दी. मतलब इंग्लिश में इंडियन जो हमारे नॉवेलिस्ट थे उन लोगों ने भी इंग्लिश में नॉवेल को लिखना स्टार्ट किया, और वो बहुत ही जल्दी जल्दी रैपिडली इंक्रीज होने लगा. मतलब और भी बहुत सारी नॉवेल्स लिखी जाने लगी इंग्लिश में. The 1919s Rabindranath Tagore's The Home and the World were published, followed by The Wreck in 1921 and Gora in 1923. तो ये तो समझ आ गया होगा. These were written originally in Bengali. तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है ये सब जो भी थिंग्स है, मतलब जो वर्क्स है, वो सब लिखे हुए थे बंगाली में और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. बट धीरे धीरे इंडियन इंग्लिश नोवेल स्टार्ट टेकिंग रूट्स, और धीरे धीरे क्या होने लगा, ये इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स जो है वो सामने आने लगी. मतलब अब नॉवेल्स जो भी इंडियन नॉवेल्स थी वो इंग्लिश में ही डायरेक्टली लिखी जाने लगी, कोई ट्रांसलेशन नहीं होता था. कि जैसे अभी मैंने बताया ना कि बंगाली में कुछ नॉवेल्स लिखी हुई थी, उन्हें यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. बट धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडियन इंग्लिश नॉवेल जो है इट्स टेकिंग रूट. मतलब वो धीरे धीरे सिर्फ जो नॉवेल्स है वो इंग्लिश में डायरेक्टली लिखी जाने लगी. एंड इट वाज ओनली आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द बिग थ्री दैट द इंडियन नॉवेल ड्रू द अटेंशन ऑफ क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स. और ये थ्री जो लोग थे, इन थ्री नॉवेलिस्ट के आने के बाद से ये चीजें सामने आने लगी. मतलब जो नॉवेल्स है वो डायरेक्टली इंग्लिश में लिखी जाने लगी, मतलब कोई ट्रांसलेशन का चक्कर ही नहीं. सो द बिग थ्री वर, वो कौन कौन थे, वो तीन लोग, तीन नॉवेलिस्ट, मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड आर के नारायण. तो इन तीनों के बारे में भी मैंने और भी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है वही ब्लॉक 1 के यूनिट 1 में. तो आप उसकी प्लेलिस्ट देखोगे, then you will get to know about these novelists. The development of the Indian novel in English was initially weak and hesitant. It was not technically strong nor it was innovative. तो जब इंडियन नोवेल जो है इंग्लिश में लिखना स्टार्ट हुआ, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो पहले वो थोड़ा वीक टाइप का लग रहा था और थोड़ा हेजिटेंट. मतलब कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो, तो पहले आप उसको करने में हेजिटेट होते हो और वो पहले ठीक से कुछ होता भी नहीं है. तो बिल्कुल ऐसा ही इस नोवेल के साथ भी हो रहा था, और ना ही वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, ना ही वो इनोवेटिव था. बट in the 1920s through 1940s, India was passing through a turbulent period in her history. The novelists found different themes for their stories like freedom struggle, Gandhian ideology, and its impact on society, so on. So 1920 से लेकर 1940 में इंडिया जो है एक एक ऐसे पीरियड से पास हुआ अपने हिस्ट्री में. तो इसकी वजह से जो नॉवलिस्ट है, मतलब जितने भी नॉवलिस्ट थे, उन्होंने कुछ अलग टाइप के थीम्स जो है उन्हें मिले अपने स्टोरीज के लिए. जैसे कि हो गया फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन आइडियोलॉजी, और क्या तरह के इम्पैक्ट हुए, क्या तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हुए सोसाइटी पे उन सब चीजों से, एंड मेनी मोर. By the late 1950s and early 1960s, the second generation writers came up. Writers like Nayan Sehgal, Manohar Malgaonkar, and Bhavani Bhattacharya gave new directions to fiction. तो देखो 1950, लेट 1950 से अर्ली 1960s में एक नया जनरेशन आया राइटर्स का, सेकेंड जनरेशन आया राइटर्स का,
राइटर्स हो गए जैसे कि नयनतारा सहगल, मनोहर माल गांवकर, भवानी भट्टाचार्य, इन लोगों ने अपने जो स्टोरीज थे, जो नोवेल को एक नया डायरेक्शन दिया, एक नए तरह के फिक्शन सामने लेकर आए। दे स्टार्टेड डीलिंग विद न्यू सब्जेक्ट, मतलब वो नए नए सब्जेक्ट मैटर पे, नए नई चीजों पे नोवेल्स लिखते थे। नयनतारा सहगल जो है वो पॉलिटिकल थीम्स पे ज्यादा लिखा करती थी। मनोहर माल गांवकर जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे ज्यादा नोवेल लिखते थे। उनके नोवेल में हमें पढ़कर ये चीज देखने को मिलती थी। अरुण जोशी और अनीता देसाई जो थे, इनकी बात करें तो ये साइकोलॉजिकल फिक्शन लिखा करते थे। एंड by the 1980s, the novel had matured sufficiently in themes and use of language and style technique. तो जब 1980 में अगर हम लोग बात करें 1980s की, तो उस टाइम पे नोवेल और भी अच्छे तरह से लिखे जाने लगा। उसके थीम्स काफी अच्छे हो गए। उसकी लैंग्वेज जो थी नोवेल्स की वो भी बहुत अच्छी हो गई। स्टाइल की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा था। टेक्निक भी बहुत ही अच्छी तरह के एडवांस टेक्निक यूज होने लगे। तो इस तरह से जो हमारा नोवेल है वो आगे बढ़ा और भी अच्छा हुआ। Current writers like Salman Rushdie, Rohinton Mistry, खुशवंत सिंह एंड अरुंधति रॉय, शशि देशपांडे, तो ये सारे जो है अभी के टाइम के करंट टाइम के राइटर्स हैं। इन्होंने भी अपने नोवेल से उन्होंने भी फेम अर्न किया, पाया, और जो हमारी जो नोवेल है इंग्लिश में उनका भी जो इमेज है वो एनहांस किया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन्स राइटिंग। Earlier, many women wrote fiction in the late 19th century. It was with Kamala Markandeya that women's writing came into the limelight. तो देखो, पहले जो बहुत सारी वुमेन ने जो है फिक्शनल स्टोरी लिखना स्टार्ट किया 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में। एंड ये कमला मार्कंडेय जो थी, इनकी वजह से आप कह सकते हो कि वुमेन्स राइटिंग जो है लाइमलाइट में आई। एंड वुमेन, yes, women writers subject to being slotted under women's writing, they feel that they should be considered as mainstream writers. देखो, जो पहले की वुमेन थी वो अपनी जितने भी नोवेल वगैरह जो भी राइटिंग हो, उनका जो भी वर्क हो वो लिखती थी, तो उन्हें एज अ वुमेन्स राइटिंग इन द सेंस कि फेमिनिस्ट की तरह उन्हें लिया जाता था। और वो चाहती थी कि उन्हें एज अ मेन स्ट्रीम राइटर समझा जाए। अनदर पॉइंट ये था कि वो लोग जो है वो फेमिनिस्ट राइटर नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें फेमिनिस्ट राइटर समझा जाए, और ना ही वो थी। वो वुमेन इशू के बारे में इसलिए लिखती है क्योंकि वो वुमेन के प्रॉब्लम्स को जो वो डे टू डे लाइफ में ऐसे फेस करती है वो समझती थी। सो वो उन प्रॉब्लम को अपने स्टोरीज के थ्रू सामने लाना चाहती थी ताकि उस प्रॉब्लम पे कोई एक्शन लिया जाए। शशि देश पांडे ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें एज अ फेमिनिस्ट ना देखा जाए, और राइटिंग जो है वो मेल और फीमेल बेसिस पे उन्होंने कभी लिखा ही नहीं है। बस उन्होंने उन चीजों पे लिखा है जो वो चाहती थी कि वो लोगों को पता चले, पीपल रीड करके उसके बारे में वो जाने। नेक्स्ट टॉपिक इज शशि देशपांडे, अ बायोग्राफिकल स्केच। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉक 1 की यूनिट 1 में डिस्कस कर लिया है। सो आपके लिए मैं वहां पे, मतलब जो यूनिट 1 है उसका मैंने पार्ट में बनाया था, तो उस पार्ट का जिसमें मैंने शशि देशपांडे के बारे में बताया हुआ है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप वहां से रीड करोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने वहां पे उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप वहां से रीड करो। बट फिर भी अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। So besties, this is the end of this session, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care and bye-bye.